नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और आज के इस खास स्पेशल एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं स्किन केयर के बारे में। देखिए, स्किन केयर हमारी हर रोज़ की लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़रूरी हो गई है और बहुत सारी समस्याएं भी इस जीवन शैली में हमें स्किन से जुड़ी हुई देखने को मिलती है। लेकिन इन समस्याओं का समाधान क्या होगा? क्या जो घरेलू नुस्खे हम अपनाते हैं उससे हमारी स्किन रिपेयर हो सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर टी.ए. राणा, जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे हम स्किन केयर से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां लेने वाले हैं और आधुनिक जीवन शैली में कैसे अपने स्किन का ख्याल रखना है, नई नई मशीनें, नई नई ट्रीटमेंट जो शुरू की गई है इस आधुनिक जीवन शैली को आधार बनाते हुए, वो कितनी ज़रूरी है और उससे क्या वाकई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं, ये सारे सवाल आज हम इनके सामने रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आपने डर्मेटोलॉजी को ही क्यों चुना? आपने इस सफ़र की शुरुआत कैसे की और उसके बाद हम स्किन केयर पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, एमबीबीएस कर रहा था, तो उसी बीच में एक इंटरेस्ट होता है कि अगली सीढ़ी क्या होनी चाहिए, सुपर स्पेशलिटी में आप किस उसमें जाना चाहते हो। तो मेरा हमेशा से रुझान था एक सर्जिकल ब्रांच में जाने का जी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो आने वाला फ्यूचर लगा, मैं अगले 10 साल की या 20 साल की सोच रहा था, तो उसमें मुझे स्किन ज़्यादा बेटर लगा और मैंने फिर वो स्किन ही चुना। इसलिए मैंने एमडी स्किन में चुना और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट कंप्लीट करके फिर प्रैक्टिस में आया। वाकई, और जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि डॉक्टर टी.ए. राणा के पास हज़ारों समस्याएं लेकर जो स्किन से जुड़ी पेशेंट हैं वो आते हैं और उन्हीं समस्याओं की चर्चा अभी हम करेंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे जो बड़ी समस्या है स्किन से जुड़ी हुई और जो लगातार आपके पास आते हैं पेशेंट्स, वो क्या समस्या है और किस तरीके से उसका समाधान क्या करते हैं आप? देखिए, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं कम से कम 25 से 30 हज़ार लोगों को ट्रीट कर चुका हूँ, जो एस्थेटिक में, लेज़र में और क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी में। जी। तो जब पेशेंट आता है तो उसकी अलग अलग तरह की समस्या होती हैं, हर पेशेंट एक जैसा नहीं होता है। अगर हमारे क्लिनिक में हम 20 मरीज़ देख रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि 3-4 मरीज़ सिमिलर डिजीज़ के हों, लेकिन वो अलग अलग तरह की डिजीज़ लेकर के आते हैं और कई कई जगह होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, घरेलू इलाज कर चुके होते हैं, लोगों से, अदर डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं। जी। जब बाद में वो जब ठीक नहीं होती है कोई डिजीज़, तब वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। जी। तो मैं समझता हूँ जैसे ही कोई अगर स्किन की, बालों की, नेल की प्रॉब्लम अगर हो तो उसको सबसे पहले चुनना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट। सबसे बेसिक समस्या क्या नज़र आ रही है सर? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती है स्किन से जुड़ी हुई, क्योंकि आप एक चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, आप बेहतर जानते होंगे कि एक समस्या नहीं होती है, अनगिनत होती है। पिंपल्स होते हैं, बेसिक जो लड़कियों की, अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूं, महिलाओं की बात करूं, तो इन समस्याओं से आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा जूझ रही है। बिल्कुल। आजकल मैं 2002 से लगभग एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी कर रहा हूँ। जी। तो मैं जो अब युवाओं में देखता हूँ, एडल्ट यंग लड़कियों में देखता हूँ, वो टीन एजर से ही आजकल हार्मोन इम्बैलेंस होने लगते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होने से हमारी स्किन पर पिंपल्स आएंगे, अनवांटेड हेयर आएंगे, फैट बढ़ेगा, ड्राई स्किन होगी और अलग अलग तरह की डिजीज़ शुरू हो जाती हैं। तो अब अगर पेशेंट हमारे पास मान लो 14-15 ईयर्स का आ रहा है, तो हम सबसे पहले उसके एक्ने पिंपल्स लेकर के आ रहा है, तो हम पहले लोग, होता क्या था कि डायग्नोज नहीं करते थे, वो पिंपल्स की सीधे दवाई लिखी और मरीज को भेज दिया। फिर वो मरीज लगभग 6 महीने 1 साल वो डॉक्टर के हर महीने चक्कर लगाता रहता है कि इतना इम्प्रूवमेंट हो गया, इतना नहीं हो। लेकिन आजकल जो नई चीज़ें हमारे पास में, नई टेक्नोलॉजी से हम डायग्नोज करके ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनके इलाज भी फास्ट होते हैं और पेशेंट भी जल्दी रिकवर करता है। हाँ, आजकल ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बहुत बड़ा है लड़कियों में। उसकी वजह मैं आपको मेन बता दूं, वो है स्ट्रेस, वर्किंग और वर्किंग स्टाइल, कि आप रात भर जाग रहे हैं, दिन भर जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं और पूरी लाइफ जो है भाग दौड़ में गुजार रहे हैं। वाकई, और अगर बदलते मौसम की बात करें सर, पोल्यूशन की बात करें, तो इसका भी स्किन पे बहुत असर होता है। तो स्ट्रेस लाइफ की आपने बात की और ये जो बदलता हुआ मौसम है ये भी बहुत, मुझे लगता है, प्रभाव डालता है मौसम का। तो जैसे हम नोएडा में रहते हैं, नोएडा में जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, यहाँ हर तीसरा पेशेंट हेयर का आता है, हेयर फॉल है उसको। जी। अब तो हेयर फॉल की वजह है पानी बहुत ड्राई होना, यहाँ का पानी बहुत खुश्क है।
और पानी में जो अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं, चूँकि वो पॉल्यूशन की वजह से TDS काफ़ी बड़ा रहता है, तो पॉल्यूशन यहाँ बहुत बेनता है। और उस पॉल्यूशन की वजह से हमारी स्किन में एलर्जीज बहुत तरह की हो सकती हैं, जैसे रैशेज हो जाते हैं, टीनिया फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, तो अलग तरह की डिजीज तो होती है। उसके लिए कैसे प्रिवेंशन हम रख सकते हैं, क्या करना चाहिए? बाहर निकलने से पहले कपड़े से चेहरे को ढकना, या इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप सॉफ्ट वाटर से आप बाथ लें, उसके बाद बॉडी को हाइड्रेट करें, मॉइस्चराइजर लगाएं। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप अपना सन स्किन लोशन लगा निकलें, जिससे कि धूप आपको ज़्यादा स्किन को बर्न ना करे। तो उसकी प्रिकॉशन यही है कि जितना बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, पानी ज़्यादा पियेंगे, लिक्विड ज़्यादा लेंगे, उतना आपको एलर्जीज कम होंगे। आजकल सर अगर स्किन केयर रूटीन की बात करें तो नाइसिनामाइड सिरम, बहुत तरह के सिरम, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में, बहुत तरह के अनगिनत प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एक बेसिक, एक आम व्यक्ति अपना स्किन केयर रूटीन क्या रख सकता है? देखिए, बेसिक जो है वो निसिनामाइड पर ना जा करके, चूंकि ये मेडिकल फील्ड हो जाता है, उसे डॉक्टर ही रिकमेंड करेगा कितने परसेंट निसिनामाइड यूज़ करना चाहिए, कितने परसेंट हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करना चाहिए। वो स्किन के आधार पर आप देते हो? आप देते हैं जी, बिल्कुल। स्किन का टेक्सचर देख करके, स्किन की कंडीशन आजकल देख तो हर करके, कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो ये जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं वो जान बिकॉज वो इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि वो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वो सब चीज़ों को देख रहे हैं और वो ओवर द काउंटर वहाँ से वो परचेज कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, सबसे पहले उन्हें डायग्नोज करके डॉक्टर से, डर्माटोलॉजिस्ट से मिल करके वो चीज़ अगर तब यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा जी। और जैसे कि आपने पूछा कि आजकल कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, बचाव करने का तरीका ये है कि कॉटन के कपड़े पहने, हल्के कपड़े पहने और सिल्क और टेरिकॉट के कपड़े कम पहने गर्मियों में। उसकी वजह ये है कि जब भी हमारे बॉडी में पसीना आएगा उससे हमारी एलर्जी बढ़ जाएगी और एलर्जी तरह तरह की और ज़्यादा रूप ले सकती है। और सर अगर हम जैसा कि मैंने पूछा कि एक आम व्यक्ति का स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? जैसे अगर कोई व्यक्ति सुबह सोकर उठता है तो अपने पूरे शरीर का हम ख्याल रखते हैं, स्किन के लिए हम क्या कर सकते हैं? मॉर्निंग रूटीन जी, और ये मॉर्निंग नाइट रूटीन भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। करेक्ट, बिल्कुल। उसके लिए चाहिए इस कि सबसे पहले हमें फेस वॉश करना चाहिए, हाइड्रेट वाला, मॉइस्चराइजिंग वाला फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। जिनकी स्किन नॉर्मल है, जिनकी स्किन पिंपल्स वाली है, ऑयली स्किन है, उनको सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। फेस वॉश करके बॉडी को थोड़ा सा मॉइस्चराइज करके उसे 1-2 घंटे रेस्ट दीजिए, अपना ब्रेकफास्ट करिए। आप आधा पौन घंटे बाद आप अगर बात लेना चाहें तो लीजिए। उसके बाद मॉइस्चराइज़र फिर बॉडी पे लगाइए और 10 से 15 मिनट बॉडी को मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए। बाद में कपड़े पहन करके सन स्किन लोशन लगा करके आप कहीं भी जा सकते हैं, तो आपकी बॉडी की प्रिकॉशन हो चुकी है। सनस्क्रीन की अगर हम बात करें तो उसमें भी सर प्रोडक्ट्स की बाढ़ आई हुई है। 50 SPF, 30 SPF, ये SPF का क्या लोचा है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं? जी, हमारे क्योंकि एक आम व्यक्ति के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि उसकी स्किन पर कौन सा SPF जाएगा, कितना उसे यूज़ करना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल। चूँकि ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैंने पहले ही बताया था कि जो लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन खरीदते हैं वो कई बार हानिकारक भी होती हैं। तो सबसे पहले हमें डर्माटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। वो आपकी स्किन का टाइप देख करके आपके लिए सन स्किन सेलेक्ट करते हैं। सपोज करो आपकी स्किन बहुत फेयर है तो उस पर 50 SPF यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन बहुत डार्क है तो उस पर 30 SPF यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन बिल्कुल मिले तो उस पर 40-50 दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से रिकमेंड करते हैं हम लोग। तो ये रिकमेंडेशन डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको कर सकते हैं। तो जितने भी लोग फिलहाल सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। सनस्क्रीन कितनी बार अप्लाई करना होता है, हाँ। इसकी भी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे फीड्स आते हैं, चर्चा की जाती है डर्मेटोलॉजिस्ट की भी तरफ से कि हर 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आपको रीअप्लाई करना होता है। नहीं, सन स्किन कम से कम भी 4 घंटे बाद अप्लाई करना होता है। लेकिन अब कुछ मार्केट में या डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड ऐसे सन स्किन आ गए हैं जो 8 घंटे तक आपको वर्क करेंगे। 8 घंटे बाद आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो वो जो 1 घंटे वाला 2 घंटे वाला वो मिथ है। उससे इसका मतलब ओवर द काउंटर ले रहे हैं, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। मिनिमम 4 घंटे रहता है। जो भी अगर कोई वैसी कंपनी भी है तो वो 4 घंटे के लिए सन स्किन लोशन बनाती है, तो उसका SPF जो सन प्रोटेक्शन उसका फैक्टर होता है वो उसमें काम करता है। सर गर्मी के मौसम में तो ये बात माननी होगी कि स्किन सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, चाहे वो नॉर्मल स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, हर तरह की स्किन प्रभावित होती है। तो उस दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए? गर्मियों में मैंने पहले बताया, घर से निकलने से 10 मिनट पहले आप सन स्किन लोशन लगा के बैठिए। जब पूरी तरह से स्किन आपकी ऑब्जर्व कर ले सन स्किन लोशन को, तब आप बाहर निकलिए। चश्मा लगाइए अगर आपके पास है आंखों के लिए, जिससे कि आंखों पर रेज ना पड़े डायरेक्ट।
क्योंकि आंखों में हम सनस्क्रीन लोशन नहीं लगा सकते। और इसके लिए बाकी बॉडी आपकी हाइड्रेट है ही, आप सन मॉइस्चराइजर लगा के निकले हैं। बाकी आप ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ एसी में बैठते हैं या धूप में भी अगर जा रहे हैं तो आपको सन जो प्रोटेक्शन आपने लगाया है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। और हाइड्रेट रहना कितना ज़रूरी है? हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 6 से 8 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है आज के स्किन के टाइम लिए में। भी? स्किन के लिए भी आप पानी किसी भी मौसम में पियो, स्किन के लिए वो बहुत बेहतर होता है। जी। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, गर्मी के मौसम में सनबर्न, टैन जैसी समस्या बहुत होती है, तो उससे बचाव के लिए एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे? कपड़े तो हम सूती हम पहन सकते हैं, अपने शरीर को ढक सकते हैं, लेकिन घर में कुछ घरेलू नुस्खे पे अगर हम जाएं तो वो चीज़ें भी हमारे स्किन केयर पर अफेक्ट करती है क्या? डेफिनेटली, अगर आप घर में फ्रूट्स वेजिटेबल्स पर ज़्यादा डिपेंड हैं, ज़्यादातर फैट खाते हैं, हाइजीनिक खाना खाते हैं, तो आपके बॉडी के लिए ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होगा। और दूसरे रही सनस्क्रीन लोशन की बात, तो सनस्क्रीन लोशन तो हर किसी को लगाना चाहिए जब घर से बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद कपड़े का भी हमें एहतियात बरतना चाहिए कि हमें किस तरह के कपड़े, हल्के कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए गर्मी में, ठीक है। दूसरा ये शेड में ज़्यादा रहना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेट धूप में जाएंगे, अपना सनस्क्रीन लोशन लगा रखा है लेकिन इफेक्ट करेगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सन स्क्रीन लगाने के बाद भी हमें पिगमेंटेशन हो गया है। पिगमेंटेशन जो हुआ है सन स्क्रीन लोशन लगाने के बाद भी वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस की वजह से, हार्मोन की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से पिगमेंटेशन हुआ है तो वो बगैर ट्रीटमेंट के नहीं जाएगा। आजकल की जो आधुनिक ट्रीटमेंट की शैली है सर, उसमें आपके भी शायद क्लिनिक में बहुत सारी चीज़ें, बहुत मशीनें, स्किन पीलिंग से लेकर और लेज़र ट्रीटमेंट, बहुत सारी चीज़ें आ गई है, तो वो कितनी प्रभावी होती है? क्या नुकसानदायक भी होती है? कुछ विपरीत असर भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, लेज़र जितने भी लोग कर रहे हैं आजकल, लेज़र में हमें एक्सपर्ट होना बहुत मस्ट है। लेज़र एक ऐसी चीज़ है, लेज़र है, एस्थेटिक्स है, फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, जो भी हम एजिंग के लिए ले रहे हैं या ग्लोइंग स्किन के लिए ले रहे हैं या लेज़र थेरेपी ले रहे हैं, पील ले रहे हैं, तो वो सब जो ले रहे हैं हम अपनी स्किन को करेक्ट करने के लिए ले रहे हैं, ना कि उसे वर्स करने के लिए ले रहे हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो रिकमेंडेशन आपको फेसबुक। स्किन पीलिंग किससे करानी चाहिए, लेज़र किससे कराना चाहिए, इस पर भी हम थोड़ा फोकस करेंगे सर। स्किन पीलिंग उन्हें कराना चाहिए जिनकी स्किन में पिगमेंटेशन हो गया है, जिनकी स्किन लूज हो रही है, जो एजिंग शुरू हो गई है, तो उसको स्किन पील थोड़ी हेल्प करेगी, स्किन ग्लोइंग करेगी। और स्किन पील बहुत सारी तरह की होती हैं, पिगमेंटेशन की अलग होती है, स्किन ग्लोइंग के लिए अलग होती है, स्कार के लिए अलग होती है। ट्रीटमेंट्स भी होते हैं कुछ, ब्राइड्स जो हैं वो पहले उसके कराती हैं अपनी शादी के पहले, बिल्कुल कराती हैं, जो ग्लोइंग स्किन पील अलग होती हैं। क्योंकि आजकल हमने एक चीज़ और आपने फेसबुक उस पर पढ़ा होगा, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लगते हैं, उससे स्किन आपकी इम्यून अच्छा हो जाता है, इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, यानी एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर है ग्लूटाथियोन। जो चाहे तो आप टैबलेट लें, चाहे आप इंजेक्शन लें, और चाहे आप वो ड्रॉप लें, तो उनमें सब में हेल्पफुल होता है। वो कम से कम 4 से 6 महीने रिकमेंडेड है, उससे ज़्यादा अगर लेते हैं तो डॉक्टर से आपके संपर्क में रहना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट के। जी। घरेलू नुस्खों की अगर हम बात करें सर, तो पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी ये कहा करती थी कि बेसन, दही, नींबू, इन चीज़ों का इस्तेमाल करो, तो वो हर स्किन पर सही जाता है या उसे इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं? आजकल बिल्कुल वो सही नहीं जाता है, क्योंकि उस ज़माने में ये ट्रीटमेंट या दवाएं या डायग्नोज नहीं होते थे, तो जो लोग करते थे वो जितना ठीक होते थे वो उसको अच्छा मान लेते थे कि इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आजकल जो बेसन लगाओगे, हम उसे रिकमेंड नहीं करते, उससे स्किन ड्राई होती है, उससे रैशेज हो सकते हैं। आपके रैशेज होने के बाद आपको पिगमेंटेशन हो सकता है, जो बेसन लगाते हैं लोग। हाँ, आप किसी फलों का कोई लगा करके लेप कोई लगाएं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, आप समझ रहे नहीं जी। और अगर आप बेसन लगा रहे हैं तो बेसन का नुकसान काफ़ी है कई लोगों का। नींबू, दही, नींबू भी उसमें तादाद होनी चाहिए, नींबू कितना आप डाल रहे हैं, कितने ड्रॉप आप डाल रहे हैं। कॉफ़ी भी लोग इस्तेमाल करते हैं तो इससे नुकसान भी हो सकता है, और जिनको फ़ायदा हो सकता है उनको फ़ायदा भी। हाँ, ऑयली स्किन टू स्किन वेरी करता है। जिन लोगों की ड्राई स्किन है उनको ये नुकसान दे सकता है, जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनको ये फ़ायदा कर सकता है जी। और अगर गर्मियों की बात करें सर, तो पसीने भी लोगों को बहुत छूटते हैं गर्मी के दिन में, तो इससे भी क्या स्किन पर कोई इन्फेक्शन, कोई दूसरी खराबी होती है क्या? इस तरह के भी पेशेंट कुछ होते हैं? हाँ बिल्कुल, पसीने से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पसीने से फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन अगर एक बार स्टार्ट हो गया आपको, तो उसमें 3 to 4 मंथ्स दवाई लेना मस्ट है, अदरवाइज तो सालों साल नहीं जाता है जी। आप बार बार डॉक्टर के पास जाते रहते हैं,
आपने 15 दिन की दवाई ली, 15 दिन में ठीक हो गए, वो फिर रिकर कर गया, दोबारा हो गया। तो इसलिए 3-4 महीने रेगुलर ट्रीटमेंट लेना चाहिए अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया। फंगल इन्फेक्शन पसीने की एक बिल्कुल ऐसी बीमारी है जो होनी ही तय है, उससे होगी, तो पसीने से बचें। कुछ लोगों को ऐसे भी एक्ने होते हैं, जैसे बेसिक जो प्रॉब्लम है स्ट्रेस्ड लाइफ और पोल्यूशन, ये सारी वजहें तो हैं ही। कुछ ऐसे भी युवा हैं जो ये कहते हैं कि कुछ दवा ली या कुछ भी ऐसा शरीर पर अगर कुछ बैड इफेक्ट होता है तो उससे भी उन्हें पिंपल आने लगता है। पहले स्किन अच्छी थी, अचानक कुछ मेडिसिन लिया और वो फिर वो स्किन पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिल्कुल हो सकता है। तो ये बहुत सारे लोग, हाँ मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा है सुरभि कि स्टेरॉइड लगा लेते हैं फेस पर। स्टेरॉइड जब लगाओगे तो आपकी स्किन फेयर नजर आएगी थोड़ी सी जी। जब तक आप लगा रहे हो तब तक वो फेयर आएगी। जैसे आपने ड्रॉप किया वहाँ से पिंपल्स इसका शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है। तो कभी भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें फेस पर, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आजकल ओवर द काउंटर लगभग 50% लोग स्टेरॉइड लगाते हैं जो डॉक्टर से प्रोडक्ट्स का सही चयन कैसे कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट, क्योंकि हर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो जाना संभव नहीं होता हर एक आम व्यक्ति के लिए, तो जितने मार्केट में प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं उनमें से हम कैसे चुने कि ये हमारी स्किन के लिए अच्छा होगा? ये बहुत मुश्किल सवाल है आपका, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो ये कहूँगा कि बगैर डर्मेटोलॉजिस्ट के अगर पूछे उससे दवाई ना ली जाए। लेकिन फिर भी कुछ जैसे कि आपने कहा रीचेबल नहीं है सर, जो रोजमर्रा का मॉइस्चराइजर हम इस्तेमाल करते हैं, फेस वॉश या सनस्क्रीन ही जो तो ये केवल एक कंसल्टेशन लेने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप कंसल्टेशन वाले डॉक्टर के पास जाएं, आप किसी सरकारी हॉस्पिटल मिल सकते हैं, आप किसी चैरिटी हॉस्पिटल मिल सकते हैं जहां हम चैरिटी भी करते हैं, वैसे हॉस्पिटल में बैठते हैं। तो ऐसी रीचेबल होनी चाहिए। लेकिन हाँ, विदाउट रिकमेंडेड ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट कोई भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं वो हार्मफुल हो सकता है। तो प्रोडक्ट्स का चयन हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना अपनी चाहिए। स्किन का ख्याल रखना है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं सर जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनकी स्किन की टाइप कौन सी है, वो किस टाइप की स्किन है और उन्हें कैसे ट्रीट करना है ये भी नहीं पता होता है। तो उसे कैसे मालूम करें? आप अंदाजा लगे जब यही नहीं पता कि हमारी स्किन किस टाइप की है और प्रोडक्ट आप कौन सा यूज कर रहे हैं, तो नहीं लेना चाहिए ना। विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के, डर्मेटोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के ये प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसको पता है आपकी स्किन किस टाइप की है। आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन मिक्स है, आपकी स्किन टैन है, आपकी स्किन ड्राई है। तो डॉक्टर बेटर जानता है, आपको देख करके डॉक्टर बता देता है। और डार्क सर्कल सर एक बहुत ही आम समस्या है स्किन प्रॉब्लम की। अगर मैं बात करूं तो आजकल बहुत लंबा टाइम स्क्रीन टाइम लोगों का हो रहा है, मोबाइल फ़ोन पर लंबा वक्त बिताते हैं, कई लोग हेडेक के इश्यूज से जूझते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या डार्क सर्कल यंग एज में आना एक बहुत बड़ी वजह कंप्यूटर पर ज़्यादा रहना, मोबाइल पर ज़्यादा रहना, नींद कम लेना और डाइट में कंजूसी करना। डाइट प्रॉपर नहीं लेना। डार्क सर्कल के लिए सबसे बेस्ट है आपकी नींद 7 to 8 आवर्स होनी चाहिए एडल्ट एज में। अगर ये नहीं लेते हैं तो, और स्ट्रेस दूसरा आपके वर्कलोड और है, तो डार्क सर्कल से हमारे कोलेजन लॉस होते हैं, वहाँ से डार्क स्किन, वहाँ से ड्राई शुरू हो जाती है और ड्राई होने के बाद वहाँ से पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है, तो उसे हम डार्क सर्कल बोलते हैं। तो डार्क सर्कल के लिए चाहिए कि प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर पानी पिएं और प्रॉपर खाना खाएं। तो ये एक उपाय है जो डॉक्टर ने हमें बताया है, इसका ख्याल आप तमाम दर्शक रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मौसम दर मौसम स्किन का प्रभाव, स्किन की ग्लो अलग होती है। सर्दियों में अगर हम देखें तो स्किन अलग दिखती है, कुछ लोगों का रंग काला भी पड़ जाता है, और गर्मियों में स्किन अलग दिखती है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वो डिपेंड है स्किन टाइप। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सर्दियों में जाकर के वो ब्लैक हो सकती है। गर्मियों में ऑयल चूंकि हमारी बॉडी से निकलता है, सीक्रेट होता है, तो इसलिए ऑयल ड्राई स्किन गर्मियों में ठीक रहती है। बरसात में फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है, पानी बरस रहा है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो स्किन का कलर चेंज होता रहता है, तो कभी फेयर कभी डार्कर। ये स्किन अकॉर्डिंग टू मौसम होता है, और उसके ख्याल रखने के लिए वही आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए, आपके नाइट क्रीम लगाना चाहिए, वही मॉइस्चराइज़र अच्छा होना चाहिए, फेस वॉश अच्छा होना चाहिए, सनस्क्रीन लोशन डॉक्टर से रिकमेंडेड होना चाहिए। तो अगर ये करेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सर अभी आधुनिक ट्रीटमेंट की जो शुरुआत की गई है, ये कितना सुरक्षित है? क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कराना, जितने दर्शक हमें देख रहे होंगे शायद उनमें से भी कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हम स्किन पीलिंग कराएं या नहीं कराएं, कितना सुरक्षित है ये, लेज़र कराएं या नहीं कराएं। हेयर रिमूवल लेज़र ट्रीटमेंट्स भी चल रहे हैं, कई बार ऐसी भी खबरें आती हैं कि उससे जलन शुरू हो गई या कुछ दाने निकल गए, तो ये कितना सुरक्षित है? ये बहुत सुरक्षित है अगर आप फुल ट्रेन डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं।
लेज़र कोई आसान काम नहीं है किसी को करना। कई लोग होता क्या है कि डर्माटोलॉजिस्ट ने क्लिनिक खोल लिया और वो अपने असिस्टेंट से सारी चीज़ करा रहे हैं जी। डॉक्टर्स उसमें हाथ नहीं लगा रहे हैं। तो वहाँ मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर को सारे प्रोसीजर सबसे पहले खुद करने चाहिए और ट्रेन जो आपके अंदर टेक्नीशियंस हैं उनको ट्रेन करके तब उनको हाथ में देना चाहिए। तो मेन वजह यह है कि अगर आप खुद ट्रीट कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी उस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है? क्या बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल होता है? उसमें अगर सपोज करो मेडिसिन्स की जरूरत पड़ती है? नहीं, क्या होता है? केमिकल्स होते हैं, वो डिफरेंट परसेंटेज के केमिकल्स होते हैं। अब डॉक्टर्स देख के बता सकता है कि हमें इस स्किन पर कितने परसेंट सैलिसिलिक एसिड लगाना है, कितने परसेंट हमें ग्लाइकोलिक एसिड चाहिए और कितने परसेंट हमें लैक्टिक एसिड चाहिए। लेकिन अगर टेक्नीशियन को दे दो तो उसको पता नहीं है बेचारे को। तो टेक्नीशियन को जब तक आप फुल ट्रेन नहीं करेंगे कि और स्किन टाइप को पूरी तरह से नहीं पढ़ा देंगे उसको, तब तक उससे काम नहीं कराने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि 70% लोग जो हैं डॉक्टर काम नहीं करते हैं, टेक्नीशियन काम करते हैं और ये बहुत बुरी बात और है। उसी का विपरीत असर होता है पेशेंट पर पड़ता है जी। तो ये आपको ख्याल रखना है कि आप जब भी अपने स्किन के ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो ये सुनिश्चित करें कि डॉक्टर की मौजूदगी हो आपके ट्रीटमेंट के दौरान। और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है सर, क्योंकि महंगा भी है। लोग कहते हैं कि बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था 2001 में लेज़र हेयर रिमूवल, उस समय में बहुत कॉस्टली था। उस समय 65 लाख की मशीन थी हमारे पास में और उस समय हम फेशियल हेयर के लिए लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये लेते थे 4-5 सेशन का। आज वही ट्रीटमेंट 4-5 सेटिंग का 15 से 20 हज़ार में हो रहा है। तो रेट जो है बहुत डाउन हो गए। लेकिन मशीनें कौन यूज़ क्या कर रहा है, मशीनों में बहुत डिफ्रेंशिएशन है जी। और एक ब्यूटी पार्लर भी लेजर हेयर रिमूवल कर रहा है, एक डॉक्टर भी कर रहा है, एक नया टेक्नीशियन भी कर रहा है, एक अलग पैथी के डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। तो ये पेशेंट को सुनिश्चित करना है कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है। वाकई। और एक हाइड्रा फेशियल का ट्रेंड भी काफ़ी चला हुआ है सर, उसके बारे में कुछ जानकारी? हाइड्रा फेशियल बहुत इफेक्टिव चीज़ है। उसमें बहुत अलग अलग तरह के सीरम हम अप्लाई करते हैं फेस पर, फेस पैक लगाते हैं सूदिंग के लिए, कूलिंग के लिए, और उसमें स्किन टाइटनिंग के लिए एक RF प्रोसीजर होता है उसमें। तो वो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो करा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ट्रेन डॉक्टर से। और सबसे पहले आपकी स्किन की ज़रूरत जैसी होगी उस हिसाब से आपको इलाज मिले, ये आपको ज़रूर देखना है। कुछ लोगों में सर ऐसी भी समस्या देखी जाती है कि स्किन के कुछ शरीर के कुछ हिस्से काले होते हैं, कुछ हिस्से उजले हो जाते हैं। ये ऐसा कैसे होता है? जो हिस्से हमारे स्किन फोल्डर होंगे जितने भी हैं हमारी बॉडी में, वो ब्लैक होंगे क्योंकि उनको प्रॉपर एयर नहीं मिल रही है, प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं मिल रहा है स्किन को, है नहीं। तो वहाँ जैसे अंडर आर्म्स हैं, हमारे नीज हैं, एल्बोज हैं, ये हमारी ब्लैक इसलिए होती हैं क्योंकि एल्बो हमारी इस तरह से हमेशा होती है। तो इससे ये जो रगड़ लग रही है आपकी, वहाँ से स्किन का सोर्स जो वाइब्रेशन सांस लेने का है स्किन को, वो वहाँ रुक रहा है नहीं। तो वो सारे फोल्ड जहाँ स्किन फोल्डिंग हो रही है वहाँ आपको ब्लैक स्किन नज़र आ सकती है। लेकिन अगर आप उसका भी ट्रीटमेंट करें, मॉइस्चराइजर लगाएं, एंटी पिगमेंटेशन क्रीम लगाएं, तो वो भी ठीक हो जाता है। सर 3 तरह के स्किन वाले लोग होते हैं, एक नॉर्मल, एक सेंसिटिव और एक ऑयली स्किन वाले। अर्ली। हाँ, तो इन तीनों ही स्किन टाइप के लोगों के लिए आप सबसे क्या रिकमेंड करेंगे कि इन 3 बातों का आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले नॉर्मल स्किन की बात। नॉर्मल स्किन के लिए सिंपली हाइड्रेट स्किन के लिए मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए, फेस वॉश करके सन स्किन लोशन लगभग 30 to 40 SPF यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो खाने पीने का वो अच्छा रखना चाहिए। अब आइए आप मिक्स स्किन पर, ऑयली स्किन भी है और उसको पिंपल्स भी आते हैं और स्किन साफ भी रहती है, दोनों तरह की होती है। तो उसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करेंगे कि आपको ये चीज़ लगानी है। जैसे सपोज करो हमें मॉइस्चराइज़र भी देना है उसको, लेकिन एंटी एक्ने मॉइस्चराइज़र देना है। अगर हम उसके ऑयली स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो एक्ने और आएंगे, और ज़्यादा आएंगे। तो हमें उस एक्ने के हिसाब से ही मॉइस्चराइज़र बनाती हैं कंपनियां, हमें एंटी एक्ने मॉइस्चराइज़र देना होगा। तो वो उस तरह के होगा। अब आइए बिल्कुल ऑयली स्किन वालों के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए मॉइस्चराइज़र कम रिकमेंडेड किया जाता है, वो बहुत लाइट रिकमेंडेड किया जाता है। अगर बहुत फील करे तो SOS लगा सकता है वो, वरना उसको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसकी स्किन जो है ऑलरेडी मॉइस्चर बना रही है। और जैसे ख़ास तौर पर हम अगर अपनी बात करें, जितने भी हमारे फील्ड के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सन एक्सपोज्ड होते हैं। मैं खुद 8 घंटे 9 घंटे मेकअप में रहती हूँ, तो क्या स्किन केयर करना चाहिए? आप सुबह जब आया करो तो एक अच्छा सा सन स्किन 50 SPF वाला लगा के आया करो, और ऊपर से आप मेकअप कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप पूरे दिन ठीक रहेंगे, आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होगा।
तो देखिए सनस्क्रीन एक मैं समझूं कि इस पूरे कॉन्वर्सेशन में एक मूल मंत्र है। मूल जितने मंत्र। भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो सनस्क्रीन बिल्कुल लें, लेकिन उसमें भी आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है कि कितने एसपीएफ वाला सनस्क्रीन आपको इस्तेमाल करना है। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि सबसे अच्छा क्या होता है आपकी स्किन के लिए, खान पान और उसके अलावा, और हम एक आम आदमी के तौर पर हम अपने स्किन का सबसे बेहतर ढंग से ख्याल कैसे रख सकते हैं? डेली 6 से 8 गिलास पानी पीजिए, जी। एक सेब एप्पल डेली खाइए, एक केला डेली खाइए, गाजर मूली सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करिए, खीरा ज़्यादा खाइए, और खीरे का इस्तेमाल स्किन पर लगाने का भी लगा सकते हो आप। तो ये इन चीज़ों का बस रूटीन में रखिएगा, आप फिट रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि स्किन केयर से जुड़ी आपकी लगभग सारी समस्याओं का समाधान डॉक्टर टी.ए. राणा ने कर दिया है। हमारे बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस स्पेशल एपिसोड में जुड़े हुए थे। इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर शेयर करना अपने अपनों के साथ, ताकि उन्हें भी स्किन केयर से जुड़ी जितनी भी समस्याएँ हैं उसका समाधान इस पॉडकास्ट के ज़रिए वो सुन सके, समझ सके, और सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।